आज बिजोलिया की समस्याओं को लेकर हम हमारे बिजोलिया के जो नगर पालिका अधिशासी अधिकारी हैं श्री पंकज कुमार जी मंगल, उनसे बातचीत करेंगे। बिजोलिया ग्राम पंचायत से क्रमोन्नत होकर नगर पालिका बनी है। इसके बाद क्षेत्रवासियों के लिए कई चुनौतियां बनकर भी उभरी हैं। साथ ही नगर पालिका बनने से बिजोलिया के विकास को नए आयाम मिलने के अवसर एवं नए जो रोजगार के अवसर हैं वो उपलब्ध होने की संभावनाएं बढ़ी हैं। आज इसको लेकर हम चर्चा करना चाहेंगे। बिजोलिया के जो नगर पालिका अधिशासी अधिकारी हैं पंकज कुमार जी मंगल, जिन्होंने हाल ही में बिजोलिया पंचायत क्षेत्र के जो पट्टे हैं उनको क्रमोन्नत को लेकर एक अभियान शुरू किया है। सरकार के सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत बिजोलिया में पंचायत के पट्टों को क्रमोन्नत कर जो परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन कर उन्हें नए तरीके से नगर पालिका के द्वारा पट्टे जारी करने की जो एक चर्चा है बाजार में जोर शोर पर चलने लगी है। इसको लेकर हम उनसे जानकारी चाहेंगे कि क्या मामला है। जी सर, राजस्थान सरकार ने शहरी सेवा शिविर 2025 17 सितंबर से चालू कर दिए। पहले प्री कैंप थे, उसके बाद उन्होंने कैंप स्टार्ट कर दी, शिविर स्टार्ट कर दी। तो अभी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर ये पहला मासिक हम लोग कैंप कर रहे हैं। राजस्थान सरकार की एक मंशा बहुत स्पष्ट है कि जो निम्न वर्गीय है, गरीब तबका है, मध्यम वर्गीय है, उनको रहने को सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से करवाई जाए, चाहे वो जो जहाँ बस गया है उसको वहीं यथास्थिति आप पट्टा देके लाभान्वित करें। इस क्रम में मोटा मोटा 4-5 तरह के पट्टे बिजोलिया में हैं। चूँकि बिजोलिया पंचायत से नगर पालिका में क्रमोन्नत हुई है, तो पहले तो एक बात स्पष्ट रहे कि जो भी पट्टे पंचायत ने बनाए हैं वो पट्टे आपको वापस से रिवाइज करवाने हैं, नवीन पट्टे उनके बदले नगर पालिका से बनवाने हैं। अदरवाइज आप उन पट्टों को लेके कहीं भी जाएंगे तो आपको वापस उन्हीं संस्थाओं जैसे बैंक में गए या रजिस्ट्री ऑफिस में गए, उन्हीं या किसी मान लो विद्युत विभाग में गए, किसी विभाग में उन पट्टों को लेके जाएंगे तो आपको नगर पालिका के पास वापस भेजा जाएगा कि नगर पालिका से इसका म्यूटेशन खुला के या इसका नवीनीकरण करवा के या फिर इसकी एनओसी लेके आप नगर पालिका से लेके आएंगे। तो यदि आप वो नवीन पट्टे बनवा लेते हैं तो आपको वो हमारे पास दोबारा नहीं आना पड़ेगा। वो नवीन पट्टा इन इटसेल्फ पर्याप्त होगा आपको किसी भी आगे जो भी आपको प्रक्रिया करनी है। मोटे मोटे 4-5 तरह के पट्टे अपने पास हैं। पहला पट्टा, पहले पट्टों की बात करने से पहले मैं यह क्लियर करना चाहूँगा, पट्टे 2 तरह की लैंड की अपन बात कर रहे हैं। एक तो ऐसी भूमि जो व्यक्ति की खुद की है, एक ऐसी भूमि जो राजकीय भूमि है। व्यक्ति की खुद की भूमि तो 2 तरह की होने की संभावना है, या तो उसकी कृषि भूमि रही होगी या किसी और की कृषि भूमि रही होगी, उसने उस पर अपना मकान बना लिया होगा, प्लॉट खरीद लिया होगा। तो यदि खुद की भूमि है तो चाहे उसके पास पहले पट्टा था या नहीं था, चाहे वो कृषि भूमि पर प्लॉट खरीद के मकान बना रहा है या चाहे उसने खुद की राजा महाराजाओं के समय में जो भूमि मिली थी उस पर खड़े होकर उसने मकान बनाया, दोनों ही स्थिति में वो पट्टे प्राप्त करने का अधिकारी है। चाहे उसे ग्राम पंचायत ने पहले पट्टा दिया था चाहे नहीं दिया, वो दोनों ही स्थिति में सरकार की योजना में शिविर में लाभ लेके पट्टे प्राप्त करने का अधिकारी है। और सरकार ने इस वक्त दरें भी लगभग आधा की हुई है। जो सरकार की अर्बन क्षेत्र में जो रेट्स हैं नियमन की, उसमें आधी दरें सरकार ने की है। तो मैं चाहूंगा जो लोग स्वयं की भूमि पे या कृषि भूमि पे मकान बना के निवास कर रहे हैं, भूखंड खरीद लिए हैं, वो पट्टा नियमितीकरण के लिए नगर पालिका में अविलंब अपना आवेदन प्रस्तुत करें। पूरी आवेदन प्रक्रिया चाहे कोई भी पट्टा हो वो ऑनलाइन है। इसमें कहीं भी आप एक बार अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं मेरी फाइल कहाँ है, किस स्तर पे लंबित है, क्यों लंबित है, मेरा पट्टा बन गया है, नहीं बन गया है, रिजेक्ट हो गया है। तो आप कभी भी अपनी फाइल का स्टेटस दिन रात सुबह शाम ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सर, एक सवाल ये है कि देखने को मिला है कि जो पट्टे के रूपांतरण को लेकर जो एक प्रक्रिया चली है उसमें आपने बताया है कि सरकार ने उनकी दरों को कम किया है। तो जो रूपांतरण की जो एक प्रक्रिया होगी जिसके अंदर कई लोगों को ये भी भ्रम है कि जो पूर्व में वो एक शुल्क का भुगतान कर चुके हैं तो क्या नए शुल्क का भुगतान करना भी आवश्यक होगा? अगर हाँ तो वो किस रेट तक होगा और क्या उसका चार्ज होगा? कितना इसमें मोटा रूपांतरण को लेकर खर्चा आएगा? सर, मैंने अभी आपको सारी चीजें डिटेल में बताऊंगा। मैं शुल्क पे अंत में आता हूँ। मोटा शुल्क में आधा रेट कर दिया सरकार ने, आधी दरों पे कैंप में हम लोग पट्टा देंगे। मैं दूसरे तरह के पट्टों पे आता हूँ जिसका ज्यादा शोर नगर पालिका बिजोलिया क्षेत्र में है। दूसरे तरह के पट्टे हैं यहाँ पे जो राजकीय भूमि पे जो पट्टे हैं
राजकीय भूमि में दो श्रेणियां हैं। राजकीय भूमि में एक तो प्रतिबंधित श्रेणी है, एक गैर प्रतिबंधित श्रेणी है। प्रतिबंधित श्रेणी है जैसे कि चारागाह है, नदी है, नाला है, पहाड़ है, सड़क है, ये प्रतिबंधित श्रेणी के नियमन है। इनमें किसी भी तरह का नियमन या पट्टा संभव नहीं है। यदि किसी ने चारागाह में या प्रतिबंधित श्रेणी में मकान बना लिया है या कोई अवैध भूखंड परचेज कर लिया है, स्टाम्प पे ले लिया है, या पंचायत ने त्रुटिवश यदि चारागाह भूमि से कोई पट्टा ले लिया है, तो वो प्रतिबंधित श्रेणी में आवास बनाना या पट्टे बनाना दोनों गैर कानूनी। तो प्रतिबंधित श्रेणी में कुछ नहीं हो पाएगा। अब हम आते हैं गैर प्रतिबंधित राजकीय भूमि में। राजकीय भूमि में जब मैं नियमन की बात करता हूँ तो यहाँ सबसे पहले हमें कब्जे को समझना आवश्यक है कि पोजेशन क्या होता है या कब्जा क्या होता है। आमतौर पे लोगों ने यहाँ एक परंपरा बना ली है कि मेरी 4 पट्टियां पड़ी हैं या 4 पत्थर पड़े हैं, या मैंने कच्ची दीवार बना ली है, या मैंने एक बड़ा पेड़ लगा दिया है, तो ये कब्जे या पोजीशन की श्रेणी में नहीं आता है। आपको कब्जे या पोजीशन की श्रेणी में सिर्फ वही आता है जब आप उस भूखंड पर भवन बनाकर, आप 4 कमरे बनाकर, 1 कमरे बनाकर, झोपड़ी बनाकर, छप्पर बनाकर, आप किसी भी तरीके से वहां पे निवास कर रहे हो। आपकी आर्थिक क्षमताएं अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन यदि आप वहां पे निवास कर रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे आप 4 कमरे बना के करो चाहे छप्पर बना के करो, तो वो आपका रिहायशी कब्जा है। यदि आप वहां निवास नहीं कर रहे हो, आपने 5 भूखंडों पे और 30 भूखंडों पे पत्थर डाल दिए हैं, पट्टियां डाल दी हैं और कच्ची दीवारें बना ली हैं, बीघाओं जमीन पे बीघारें बना ली हैं, कोई रसीद कटा ली है, तो वो किसी भी श्रेणी में नियमन का पात्र नहीं है। अब मैं बात करता हूं उन लोगों की जिन्होंने किसी भी तरीके से, चाहे वो पट्टे के बाद या पट्टे के बिना, मकान राजकीय भूमि में बना लिए। तो पहले बात करता हूं जिनके पास पट्टा है। पहली स्थिति जिनके पास बापी पट्टा है। बापी पट्टे का जो भी स्थिति है, मकान बना के रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। मकान बना के रह रहे हैं तो आप पट्टे के लिए अप्लाई कीजिए। मकान बना के नहीं रहे हैं तो बापी पट्टा आपके पास किस प्रकार से आपने लिया है। यदि पत्थर डाल के बापी पट्टा लिया है तो वो तो डेफिनेटली प्रॉब्लमेटिक है। और यदि आप मतलब किसी भी श्रेणी में आपने यदि मकान बना लिया है, आप निवास कर रहे हैं, चाहे वो बापी पट्टा हो, चाहे वो निःशुल्क पट्टा हो, चाहे वो रियायती दरों का पट्टा हो, चाहे वो आबादी विलेज पट्टा हो, आपके पास किसी भी तरह का पट्टा है तो आप नगर पालिका में पुनः पट्टा प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ शुल्क की। जो पट्टाधारी है, यदि उनके शुल्क की मैं मोटा बात करूं तो लगभग 100 से 125 रुपए पर स्क्वायर मीटर उनका शुल्क रहेगा। मान लेते हैं आपका 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है, 100 स्क्वायर मीटर हो जाता है लगभग ये समझिए 30 बाई 30, लगभग 30 बाई 30 या 30 बाई 35 आपका 100 स्क्वायर मीटर हो जाता है। तो आपका यदि 100 स्क्वायर मीटर का पट्टा है तो आपके जो शुल्क लगेंगे वो लगभग 13-14 हजार के आसपास ये लगने वाले हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का पट्टा हो। जनरली लोग बाग जो इंक्वायरी लेके आते हैं सब हमारा डीएलसी दर से नियमन होगा क्या? डीएलसी दर लगभग बिजोलिया की न्यूनतम डीएलसी दर है 2500 रुपए वर्ग मीटर के आसपास। हम तो सिर्फ 100 रुपए वर्ग मीटर में सरकार ने ये निर्देश दिए हैं कि आप आम जन को 100 रुपए वर्ग मीटर में दीजिए, जो कि यदि मैं डीएलसी दर बात करूं 2500 वर्ग मीटर का, तो 2500 वर्ग मीटर का मुश्किल से 4% है। डीएलसी दर के 4% पे हम लोग नियमन कर रहे हैं। तो डीएलसी दर पे नियमन का न प्रावधान है, ना ही डीएलसी दर पे नियमन की आवश्यकता है। हम डीएलसी दर के 4%, 3, 4, 5% दर पे आपका नियमन करेंगे। आप आए, आप चाहे पट्टाधारी हैं चाहे पट्टाधारी नहीं है, आप मकान बना के रह रहे हैं, छप्पर बना के रह रहे हैं तो आप आवेदन करें, आपका पट्टा बनेगा। सर, एक जो अभी आपने बताया कि इसमें हमने निर्धारित जो शुल्क कर रखा है पर वर्ग मीटर के हिसाब से, लेकिन जब कोई पूर्व पंचायत में जिनका पट्टा है, बापी पट्टा है, पुश्तैनी पट्टा है या अन्य किसी प्रकार के जो पट्टे हैं जो डीएलसी रेट जमा करा के बनवाए गए हैं, उसमें उन लोगों द्वारा पूर्व में ही पंचायत को शुल्क का भुगतान कर दिया गया है। अभी जो शुल्क का भुगतान जो आप बता रहे हैं वो एक वर्ग मीटर के हिसाब से वापस तय किया जा रहा है, लेकिन जब वो पूर्व में इसका भुगतान कर चुके हैं इसी हिसाब से, तो वापस पुनः इस भुगतान का के क्या माननी है? सर, आपको जो सुविधाएं हैं, जो भी आपको कल को भवन बनाना है, कल को
कोई लोन लेना है, कल को कोई नल बिजली के कनेक्शन लेने हैं, तो हर सुविधा के लिए आपको बार बार आना पड़ेगा और हर सुविधा का बार बार प्रभाव देना पड़ेगा। आपको बार बार चक्कर काटने से बचाने के लिए और आपको भविष्य में जो विधिक समस्याएं आएंगी उन सब से बचाने के लिए वन टाइम सॉल्यूशन है। जब संस्था चेंज हो गई, हम लोग रूरल लोकल बॉडी से अर्बन लोकल बॉडी बन गए, तो ये वन टाइम सॉल्यूशन है और सरकार ने इसमें बहुत ही न्यूनतम शुल्क रखे हैं। मतलब आप समझें, जो आपने पंचायत में डीएलसी दरों पे भुगतान देके पट्टे लिए या डीएलसी में भी रियायती दरों पे भी ले लिए हैं, आप ये समझिए 100 रुपए की जगह यदि सरकार 4 रुपए ले रही है, मतलब यदि 2700 रुपए की जगह यदि सरकार 100 रुपए ले रही है, तो ये सिर्फ एक नॉमिनल चार्जेज है। कैंप के बाद जब आप वापस से आएंगे तो यही शुल्क 200 रुपए, अलग अलग कैटेगरी पे 200 रुपए, 300 रुपए, 600 रुपए इतना हो जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा, शुल्क सरकार द्वारा निर्धारित है और आपको बार बार आने वाली समस्याओं से बचाने के लिए ये वन टाइम सॉल्यूशन है और ये हर लिहाज से आपके लिए फायदेमंद रहेगा और विधि संगत रहेगा। सर, एक जो जानकारी ये भी सामने आई है कि जो पट्टों के रूपांतरण को लेकर जो ये प्रक्रिया अपनाई जा रही है, इस प्रक्रिया के अंदर ये बताया जा रहा है कि जो पट्टों का रूपांतरण है वो नगरीय निकाय में, लोकल जो पहले बॉडी थी वो अर्बन बॉडी में कन्वर्ट होने के कारण ये जरूरी है और आने वाले टाइम में जो विधिक परेशानियां हैं उनके निदान के लिए भी इसको आवश्यक जो आपने बताया है। लेकिन कहीं जगह ये देखने को मिला है कि जो पट्टों का जो रूपांतरण की जो प्रक्रिया है उसमें जो दस्तावेजों का जो रहेगा, जो दस्तावेज लगाने होंगे जिसमें मूल पट्टा, पट्टे की प्रतिलिपि, नक्शा, ट्रेस, जिसमें खसरा संख्या का उल्लेख होगा, उसके साथ में ऑनलाइन आवेदन जिसकी प्रोसेस आपको ई-मित्र कियोस्क या अधिकृत एजेंसी जो आपके द्वारा है उसके द्वारा की जाएगी। लेकिन जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं जो ग्रामीण है, जो क्षेत्रवासी हैं, उनको एक तरीके से थोड़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। साथ ही आप जो बता रहे हैं कि इसके जो सत्यापन की जो प्रक्रिया है, जो पट्टे का रूपांतरण होगा उसके सत्यापन की प्रक्रिया क्या रहेगी कि जो भूमि पर कब्जा नियमन है या नहीं है, जिस भूमि पर कहीं बाउंड्री नहीं है, कहीं मकान नहीं है, छप्पर नहीं है, उनको लेकर अपन आने वाले समय में किस तरीके से डील करेंगे कि अगर मान लो कोई व्यक्ति बिजोलिया का 13 से 14 हजार रुपए जो एक शुल्क है वो भुगतान करने के बाद में पट्टे के आवेदन करता है और उसको किसी कारणवश पट्टा नहीं मिल पाता है, तो उसका आने वाले समय में क्या सॉल्यूशन रहेगा? सर, पट्टा नहीं मिल पाने की तो कोई संभावना नहीं है। यदि आप विदित हैं, बैठे हुए हैं, सही खसरे में, मतलब गैर प्रतिबंधित श्रेणी में बैठे हुए हैं, तो आपको आवश्यक तौर पे पट्टा मिलेगा। ये ऑनलाइन पोर्टल यही सुनिश्चित करता है कि जो पट्टे खो जाते हैं, फाइलें खो जाती हैं या एक ही जगह के मल्टीपल पट्टे जारी हो जाते हैं, ना तो वो त्रुटि की संभावना है, ना फाइल खोने की संभावना है, ना फाइल गायब होने की संभावना है। ऑनलाइन पोर्टल यही सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराता है कि आपको निश्चित समय में, वैसे भी राजस्थान सरकार ने राजस्थान गारंटी डिलीवरी ऑफ पब्लिक सर्विसेज में लीज डीड को शामिल किया, तो हमें 90 दिवस में देना ही है पट्टा। या तो पट्टा देना है या पत्रावली को बहुत इनिशियल स्टेज पे पत्ता पे ऑब्जेक्शन लगाना है कि ये दस्तावेज आप देंगे तभी ये पट्टा आपका बन पाएगा। तो आपके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आपको स्पष्ट जवाब मिलेगा और स्टेटस दिखाई देगा। तो नहीं मिलने की संभावना या पैसा लग गया फिर भी हमारी फाइल पेंडिंग है, वो संभावना तो बिल्कुल नहीं। शुल्क आप अभियान में अप्लाई करके ही शुल्क का फायदा ले पाएंगे, अदरवाइज आपको जो मुख्य धारा के शुल्क हैं वही आपको दे देंगे। सर, जो पट्टे का जो रूपांतरण है उसमें ये भी देखने को मिला है कि जो गरीब तबका है, जैसे पूर्व में ग्राम पंचायत द्वारा कहीं निःशुल्क पट्टों का वितरण किया गया, कहीं बीपीएल धारियों को वितरण किया गया, कहीं रियायती पट्टों का वितरण किया गया, उनके लिए कोई स्पेशल प्रक्रिया अपनाई जाएगी, उनको शुल्क में कोई रियायत मिलेगी, या पूर्व ग्राम पंचायतों में चले कार्यों को लेकर जो चर्चाओं का माहौल गर्म रहता है और पूर्व ग्राम पंचायतें चर्चाओं में बनी रही पट्टों को लेकर उन जगह पर कहीं जगह जहां पट्टों का तो वितरण किया गया, लेकिन उस भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नियमन नहीं था, किसी प्रकार की वहां पर भवन निर्माण नहीं था, उन पट्टों के आवेदन पर अपन नगर पालिका के तौर पर उसे किस तरीके से डील करेंगे, सत्यापन प्रक्रिया उसमें क्या रहेगी? सर, मैं 3 बिंदुओं में आपका जवाब दूंगा।
पहली बात तो लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करने में बिल्कुल समस्या नहीं है। आपके पास जो भी दस्तावेज क्या है, आपके पास क्या होगा, आपके पास आधार कार्ड होगा, बहुत सामान्य सी चीज़ है। आधार कार्ड के साथ कोई राशन कार्ड होगा या कोई और डॉक्यूमेंट्स होंगे। स्टाम्प वेंडिंग की फैसिलिटी आप आए नगर पालिका में, हम आपको वो उपलब्ध करवा देंगे, जो भी स्टाम्प आपको परचेज करना है। नगर पालिका में कंसल्टेंट भी हमने उपलब्ध करा दिया है। आप अपना पट्टा है या रजिस्ट्री है या स्टाम्प है या नल बिजली के बिल है, जो भी दस्तावेज है वो लेके आए, तो वहीं कंसल्टेंट के माध्यम से हम आपकी फाइल को ऑनलाइन करा देंगे। आप ईमेल्स के माध्यम से कराना चाहें वहाँ से भी करवा सकते हैं। मतलब आपके पास ऑनलाइन कराने के सारे ऑप्शन हैं। यदि आप खुद कंप्यूटर समझते हैं तो आप अपनी SSO ID के माध्यम से लीज डीड एप्लीकेशन पे जाकर खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आज हर व्यक्ति जन्म प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन ले रहा है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन कहीं ना कहीं सुविधाजनक तो है, नई चीज है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल शुरू में लग सकता है, पर सुविधाजनक है। आपकी फाइल होती नहीं है, एटलीस्ट आपको रिजल्ट मिलता है। अभियान है तो हमारी कोशिश ये है कि हम 7 से 15 दिन में एप्लीकेंट को पट्टा देके बेनिफिट कर दें, बजाय कि उसको 90 दिन या और भी ज़्यादा समय उनको वेट करना पड़े। तो असुविधाजनक बिल्कुल नहीं है। स्टाम्प, डॉक्यूमेंट फैसिलिटी, नक्शा फैसिलिटी हम सब आपको नगर पालिका में कंसल्टेंट के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज आते हैं भाई, यदि पंचायत ने कोई निःशुल्क पट्टे दिए या रियायती पट्टे दिए, इवन पंचायत ने भी सरकार की नॉर्म्स की, सरकार के निर्देशों की पालना में ही निःशुल्क पट्टे और रियायती पट्टे दिए, तो सरकार का उद्देश्य इन पट्टों के पीछे गरीब व्यक्ति को लाभान्वित करना है। गरीब व्यक्ति को मकान उपलब्ध कराना है, भवन उपलब्ध कराना है, छत उपलब्ध कराना है। सरकार का ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि किसी अमीर व्यक्ति को 30 प्लॉट, 40 प्लॉट, 100 प्लॉट आवंटित कर दिए जाए, या कोई अमीर व्यक्ति इन निःशुल्क पट्टों को सस्ती दरों पे दबा के किसी की मजबूरी का फायदा उठाए खरीद ले और बोले मेरे पास अब 50 निःशुल्क पट्टे के प्लॉट हैं। सरकार का उद्देश्य किसी को अमीर बनाना नहीं हो सकता, गरीब व्यक्ति को छत उपलब्ध कराना। तो यदि गरीब व्यक्ति के पास पट्टा है और उसके पास छत नहीं बना पाया तो हमारे पास आए, हम उसको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बनाने के लिए पैसे भी उपलब्ध कराएंगे। सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि आप यदि किसी के पास मकान बनाने के पैसे नहीं है तो उसे PMAY में लाभान्वित करें, उसको 1.5 लाख रुपए का नगद, आप नगद मतलब खाते में जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, 1.5 लाख रुपए सीधे उसके खाते में ट्रांसफर आ रहे हैं और जैसे जैसे बनाता जाएगा वैसे वैसे पैसे मिलेंगे। और जहां तक अमीर व्यक्तियों का सवाल है कि मैं 30 प्लॉट रख के बैठा हूं, मैं 50 प्लॉट रख के बैठा हूं, तो डेफिनेटली सरकार की मंशा किसी को अमीर बनाने की नहीं है। सब पट्टों से संबंधित एक और सवाल, किसी व्यक्ति को रियायती और निःशुल्क दर पर पट्टा मिला है, सरकार के नियमों में पारिवारिक तौर पर एक पट्टे का वितरण एक परिवार को करना बताया गया है, लेकिन जब किसी एक ही परिवार के 10 सदस्यों के बीच में पट्टे का वितरण हुआ और रियायती और निःशुल्क पट्टों का उनको वितरण हुआ, और जैसा आपने बताया किसी अमीर को अमीर बनाना सरकार का उद्देश्य नहीं है, कहीं लोगों ने 30-40 पट्टों को लेकर उन्हें अपना अधिकार क्षेत्र में मान लिया और एक लंबा उन्होंने जमीन पर कब्जा कर लिया। तो अब 30-40 पट्टों को लेकर जो उन्होंने खरीद किया है, राजस्व विभाग से उसको लेकर कहीं जगह जो पंजीयन है, रजिस्ट्री है, वो भी कटाई गई है, तो क्या वो वैधानिक तौर पर वैध रहेगी और नगर पालिका उसको किस तरीके से डील करेगा? क्या थर्ड पार्टी उस रियायती निःशुल्क पट्टे को लेकर आवेदन कर सकता है? सर देखो, किसी गरीब आदमी ने पट्टा लिया और मकान नहीं बना पाया तो हम उसे PMAY में लाभान्वित करेंगे तुरंत आधार पे, ताकि वो मकान बना पाए। जहाँ तक रजिस्ट्री का प्रश्न है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने बार बार बोला है कि रजिस्ट्री स्वामित्व का कोई दस्तावेज नहीं है। रजिस्ट्री सिर्फ ये प्रूफ हो सकता है कि बेचने वाले ने बेचा और खरीदने वाले ने खरीदा और आपने इस पर अपनी राजस्व ड्यूटी चुका दी, बस। रजिस्ट्री किसी भी स्थिति में रजिस्ट्री या स्टाम्प स्वामित्व का प्रूफ नहीं है। रजिस्ट्री फ्रॉडुलेंट हो सकती है, रजिस्ट्री नॉन सेलेबल प्रॉपर्टीज की हो सकती है, जैसा कि इन पट्टों के केस में हुआ है। तो यदि किसी ने रजिस्टर्ड परचेज निःशुल्क पट्टे का कर लिया है और वो बहुत सारे पट्टे लेके बैठा है, या पति पत्नी बेटा बहू परपोता इस तरीके से सभी पट्टे परचेज कर रहे हैं या सभी ने निःशुल्क पट्टा प्राप्त कर लिया है, तो निःशुल्क पट्टा प्राप्त करने की यही शर्त थी कि गरीब आदमी को छत उपलब्ध कराई जाए। किसी एक ही परिवार में पति पत्नी बेटा बहू
ये पट्टे लिए हैं तो उन्होंने गलत जानकारी पंचायत को देके, झूठे स्टाम्प लिख के, पंचायत के साथ धोखाधड़ी करके वो पट्टे बनवाए हैं। तो यदि आपने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करके कोई पट्टा बनवा भी लिया है तो प्रारंभ से ही व्यर्थ है। लीगल लैंग्वेज में हम इसको वॉइड एब इनिशियो बोलते हैं। ये प्रारंभ से ही व्यर्थ है। इसमें कोई लीगल ट्रांसफर ना पट्टे से ट्रांसफर हुआ, ना ही लीज डीड से ट्रांसफर हुआ। लीगल ट्रांसफर जो भी तो पंचायत के पास रहा और पंचायत से नगर पालिका को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हुआ। सब पट्टों को लेकर जो ये चर्चा थी, उसके अन्यत्र में अब ये आपसे बात करना चाहूंगा कि नगर पालिका को बने हुए 1 साल हो गया है, कहीं विकास प्रोजेक्ट भी सामने आए हैं, साथ ही लेकिन जो क्षेत्रवासियों की समस्याएं हैं वो भी आज चुनौती बनी हुई हैं। क्षेत्र में कहीं जगह सफाई व्यवस्था भी बाधित है, कहीं जगह स्ट्रीट लाइट की भी प्रॉब्लम है। लोगों का यह भी कहना है कि जो नगर पालिका है मौजूदा समय में केवल रेवेन्यू जनरेट करने का काम कर रही है, लेकिन जो आम जन की जो समस्याएं हैं, आम जन की जो परेशानियां हैं, आम जन की जो दिक्कतें हैं, उनके समाधान के लिए नगर पालिका प्रशासन द्वारा कोई बड़ा प्रयास नहीं किया जा रहा है। तो इसको लेकर सर आप क्या कहना चाहेंगे?